हेलो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे देखेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज, प्रतिरोध श्रेणी क्रम में। यदि रेजिस्टेंस के जो एंड होते हैं यानी उनके जो सिरे होते हैं, उन सिरों को लगातार एक दूसरे के साथ इस प्रकार से कनेक्ट किया जाए जिससे कि इन सभी में सेम वैल्यू की करंट फ्लो हो, तो इस सर्किट को बोलते हैं सीरीज सर्किट। तो यहां पे सपोज मान लेते हैं 3 रेजिस्टेंस है, एक है R1, दूसरा है R2 और तीसरा है R3। इन तीनों रेजिस्टेंस को एंड टू एंड सिरे से सिरा कनेक्ट करके इस प्रकार से कनेक्ट करते हैं, तो इसे कहते हैं सीरीज सर्किट। और जब इसे वोल्टेज यहाँ पे देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पे करंट फ्लो होती है और ये करंट इन सभी रेजिस्टेंसेस में वोल्टेज ड्रॉप करती है। तो रेजिस्टेंस R1 में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है यह है V1, रेजिस्टेंस R2 में V2 और रेजिस्टेंस R3 में V3 वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो इस प्रकार से तीनों रेजिस्टेंस में V1, V2, V3 वोल्टेज ड्रॉप होगा। अब यदि देखें सीरीज सर्किट में जो करंट यहाँ पे फ्लो होती है उस करंट की वैल्यू सेम होती है। सपोज मान लीजिए यदि यहाँ से 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है तो R1 से भी 2 एम्पियर जाएगी, R2 से भी और R3 से भी। यदि यहाँ 5 एम्पियर की करंट हो तो सभी रेजिस्टेंस से 5 एम्पियर की करंट फ्लो होगी। दूसरा आपको याद रखना है, किसी भी सोर्स से जितनी करंट आउट होती है, यदि यहां से 2 एम्पियर की करंट आउट हो रही है तो वापस रिटर्न भी 2 एम्पियर आएगी। ठीक है, क्योंकि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और वो पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करते हैं। यदि यहां से 100 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो 100 यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल में पहुंचेंगे, प्रवेश करेंगे, एंटर करेंगे। तो इसीलिए पॉजिटिव टर्मिनल से जितनी करंट आउट होती है उतनी करंट नेगेटिव टर्मिनल में एंटर भी करेगी, यानी सोर्स से जितनी करंट निकलेगी वापस सोर्स में उतनी करंट एंटर भी करेगी। ये आपको याद रखना है। तो एक तो सीरीज सर्किट में करंट की वैल्यू सेम होती है और सोर्स से जितनी करंट आउट होती है उतनी करंट उसमें एंटर भी करती है। अब ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था कि V वोल्टेज ड्रॉप होता है और ये इक्वल टू होता है IR। अब यदि यहां पे देखें, V है अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है, I जो है करंट ऑफ सर्किट और R जो है रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। इस रेजिस्टेंस का एंटायर यानी संपूर्ण रेजिस्टेंस। अब यदि हमको V1 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो यहां पे करंट सेम रहेगी और R1 रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो R1 रेजिस्टेंस कितना वोल्टेज ड्रॉप करेगा, ठीक है, तो उसमें करंट तो I फ्लो होगी, करंट सब में सेम होगी, डिपेंड करेगा इसका रेजिस्टेंस कितना है। V2 I R2 होगा और इसी प्रकार से जो V3 है ये होगा I R3। अब यहाँ पे सीरीज कनेक्शन में कितने भी इक्विपमेंट्स या रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी इक्विपमेंट या रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा वो डिपेंड करेगा उस रेजिस्टेंस की वैल्यू पे। जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी उसमें वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू भी ज्यादा रहेगी। दूसरा, सीरीज सर्किट में वोल्टेज एडिटिव होती है। जो वोल्टेज यहाँ पे देंगे, अप्लाई करेंगे, इस सर्किट की जो अप्लाइड वोल्टेज है वो किसके इक्वल होगी, इस सर्किट के प्रत्येक रेजिस्टेंस में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप के योगफल के इक्वल होगी। तो अप्लाइड वोल्टेज V इज इक्वल टू होता है V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, तो जितनी वोल्टेज इस सर्किट को अप्लाई करते हैं वो सर्किट में होने वाले सभी वोल्टेज ड्रॉप के सम के योगफल के इक्वल होती है। यदि V अप्लाइड वोल्टेज है तो ये किसके इक्वल है, IR। जो R है वो इस सर्किट का संपूर्ण रेजिस्टेंस है, एंटायर रेजिस्टेंस है। V1 की वैल्यू है IR1, V2 की वैल्यू है IR2 एंड V3 की वैल्यू है IR3।
अब इनमें सब में क्या कॉमन दिख रहा है हमको? करंट। तो करंट की वैल्यू को यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे ये होगा R1, R2 और R3। तो इस तरह से I कैंसिल हो जाएगी। तो सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो सर्किट के ऑल रेजिस्टेंसेस, सभी प्रतिरोधों के योगफल के इक्वल होता है। तो सर्किट का एंटायर रेजिस्टेंस सर्किट के ऑल रेजिस्टेंसेस के सम के इक्वल होता है। तो सीरीज सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होती है। यदि रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस का जो ओवरऑल वैल्यू होगी वो वहां पर इंक्रीज हो जाती है। तो सीरीज सर्किट में रिमार्केबल पॉइंट क्या है जो आपको याद रखने हैं? सीरीज सर्किट में करंट की वैल्यू सेम होती है। दूसरा, सर्किट के प्रत्येक भाग में वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू भी अलग अलग होगी और वो डिपेंड करेगा उस भाग में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी उसमें वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा। दूसरा याद रखना है कि सर्किट में रेजिस्टेंस एडिटिव होते हैं, रेजिस्टेंस ऐड होते हैं। वोल्टेज ड्रॉप जो है वो एडिटिव होती है, वोल्टेज जुड़ेगी। दूसरा याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि पावर कंजम्पशन, ये जो इक्विपमेंट हैं ये पावर भी कंज्यूम करते हैं, तो इनके द्वारा कंज्यूम की गई पावर ऐड होती है। ठीक है, तो पावर डायरेक्ट ऐड होती है। यदि ये इक्विपमेंट यहाँ पे मान लीजिए एक 100 वाट का बल्ब है, दूसरा यहाँ पे 200 वाट का बल्ब है और तीसरा ये 300, ये इनकी पावर रेटिंग है। पावर रेटिंग ऐड नहीं होती है। जब सीरीज में इन इक्विपमेंट्स को कनेक्ट कर देते हैं तो हो सकता है ये यहाँ पे 10 वाट पावर कंज्यूम कर रहा हो, ये 5 वाट पावर कंज्यूम कर रहा हो, ये 2 वाट पावर कंज्यूम कर रहा हो। तो जो ये पावर खर्च करते हैं वो पावर ऐड होती है 10, 5 और 2। ठीक है, अब ये पावर क्या होती है तो, और इसके न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आगे आने वाले वीडियोस में जब पावर स्टार्ट करेंगे तो उस समय इस पॉइंट को और क्लियर करेंगे। ठीक है, दूसरा यहाँ पे कि जो सीरीज सर्किट होता है, इस सीरीज सर्किट का एग्जाम्पल बताइए। सीरीज सर्किट कहाँ पे आप यूज करते हो? तो दीपावली के त्योहार में जो झालर यूज की जाती हैं वो एक सीरीज सर्किट का एग्जाम्पल है। उसमें जो रेजिस्टेंस की जगह हम यूज करते हैं लैंप को, बल्ब को। तो ये लैंप होते हैं, बल्ब होते हैं, इनको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। जैसे कि किसी भी सीरीज में 50 बल्ब्स होते हैं, किसी में 60 बल्ब्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सीरीज में बल्ब्स को कनेक्ट कर देते हैं और सभी बल्ब्स की रेटिंग सेम होती है, सभी का साइज सेम होता है। तो जब उनको हम सप्लाई देते हैं तो सबका इल्यूमिनेशन, सबका प्रकाश भी सेम होता है। ठीक है, लेकिन यदि यहाँ पे अलग अलग रेटिंग के लैंप्स को कनेक्ट कर दिया जाए तो उनका इल्यूमिनेशन, उनका प्रकाश भी अलग अलग होगा। ठीक है, अब यदि आपको बोलता है कि सीरीज में यहाँ पे 50 लैंप्स कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है, सीरीज में 50 बल्ब को कनेक्ट कर दिया गया है और उनको सप्लाई दी हुई है। अब यदि मान लीजिए उसमें से एक लैंप को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, तो उस कंडीशन में बाकी जो लैंप हैं उनका इल्यूमिनेशन, उनका प्रकाश क्या होगा? कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा? तो बाकी लैंप का जो इल्यूमिनेशन है, प्रकाश है, वो वहां पे बढ़ जाएगा। और यदि आपको बोला जाए कि इस सीरीज में 50 लैंप्स थे और इसमें हमने कुछ लैंप्स और कनेक्ट कर दिए हैं, तो उस कंडीशन में इन सभी लैंप्स का इल्यूमिनेशन, प्रकाश क्या होगा? तो इनका इल्यूमिनेशन, इनका प्रकाश वहां पे कम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपको पूछ सकता है कि सीरीज में 50 लैंप्स कनेक्ट हैं, यदि लास्ट का एक लैंप फ्यूज हो जाता है तो क्या होगा? तो यदि एक लैंप फ्यूज हो जाता है तो पूरा सर्किट वहां पे क्लोज हो जाएगा, यानी कि पूरे जो सर्किट से ये लैंप हैं वो सभी वहां पे ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे यदि देखें कि जो सीरीज सर्किट है, इस सीरीज सर्किट की ड्रॉबैक क्या होती है, इसका दोष क्या होता है? तो यदि देखेंगे कि जो सीरीज सर्किट होता है, इस सर्किट में जो इक्विपमेंट्स यहाँ पे कनेक्ट करेंगे वो इक्विपमेंट, सभी इक्विपमेंट्स की करंट रेटिंग सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सब आपको याद रखने हैं कि सीरीज में जितने भी इक्विपमेंट्स आप कनेक्ट करोगे उन सभी की करंट रेटिंग सेम होनी चाहिए।
जैसे कि सपोज मान लीजिए ये इक्विपमेंट्स है, इसकी करंट रेटिंग है 2 एम्पियर, इसकी करंट रेटिंग है 5 एम्पियर और इसकी करंट रेटिंग है 10 एम्पियर। यानी कि ये 2 एम्पियर की करंट पे अपनी पूरी पावर को यूटिलाइज करता है और इसके वो 5 एम्पियर की करंट रिक्वायर्ड होती है, इसको 10 एम्पियर की करंट। तो यदि सपोज मान लीजिए यहां से 10 एम्पियर की करंट को फ्लो करते हैं जिससे कि ये इसको फुल यूटिलाइज कर पाए, तो उस कंडीशन में ये लैंप वहां पे बर्न हो जाएगा, ये इक्विपमेंट वहां पे जल जाएगा, ओवरहीट हो जाएगा। और यदि यहां से 2 एम्पियर की करंट फ्लो करते हैं तो ये अपनी पूरी कैपेसिटी को यूटिलाइज कर पाएगा, अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करेगा, लेकिन ये अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो एक ये ड्रॉबैक है कि जितने भी इक्विपमेंट होंगे उन सभी की करंट रेटिंग सेम होनी चाहिए, तभी वो अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर पाएंगे। दूसरा, इस सर्किट में कोई भी एक इक्विपमेंट यदि फ्यूज हो जाता है या ओपन हो जाता है, सर्किट का कोई भी पार्ट, कोई भी भाग, तो पूरे इक्विपमेंट्स वहां पे ऑफ हो जाते हैं। तीसरा, सर्किट के डिफरेंट पार्ट्स में, अलग अलग भागों में वोल्टेज की वैल्यू भी अलग अलग होती है। जैसे सपोज मान लीजिए इस सीरीज सर्किट को हम इस प्रकार से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो यदि हम देखें यहाँ पे इस सीरीज सर्किट को जब ओपन करें, मतलब ओपन करना मतलब इसको इस प्रकार से भी ड्रॉ कर सकते हैं, इस प्रकार से। जो बैटरी है उसका नेगेटिव है, तो ये बैटरी के नेगेटिव को ग्राउंड मान लिए और ये पॉजिटिव है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस हो गया R1, R2 और R3। ग्राउंड जो होता है इसका पोटेंशियल होता है यहाँ पे 0 वोल्ट। यदि मान लीजिए यहाँ पे हम 100 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं जिससे कि यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है I, और वो I करंट इस रेजिस्टेंस R में वोल्टेज ड्रॉप करती है और वो वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है यहाँ पे 20 वोल्ट। तो अब इस पॉइंट पे कितना वोल्टेज मिलेगा, तो इस पॉइंट पे वोल्टेज मिलेगा 100 माइनस 20। वोल्टेज का ड्रॉप होना मतलब उतना वोल्टेज इस पॉइंट पे रुक जाएगा, ठीक है। तो यदि यहां से करंट फ्लो होती है, 100 वोल्ट अप्लाई किए हैं, ये रेजिस्टेंस 20 वोल्ट ड्रॉप किया, तो इस पॉइंट ए पे आपको मिलेगा यहाँ पे 80 वोल्ट, ठीक है। तो जब हम यहां से चलेंगे तो यहाँ पूरा 100 वोल्ट होगा, जैसे ही रेजिस्टेंस क्रॉस करेंगे 20 वोल्ट ड्रॉप, रेजिस्टेंस क्रॉस करने के बाद में अब यहाँ आपको 80 वोल्ट मिलेगा। अब यदि मान लीजिए ये 30 वोल्ट ड्रॉप कर लेता है, तो इस पॉइंट पे अब आपको मिलेगा कितना, यहाँ 80 मिल रहा था, 80 में से 30 माइनस कर देंगे, तो अब यहाँ पे आपको मिलेगा 50 वोल्ट। तो रिमेनिंग 50 वोल्ट, बचा हुआ जो 50 वोल्ट है वो किस पॉइंट पे, इस रेजिस्टेंस में ड्रॉप होता है। तो इस तरह से देखते हैं कि सीरीज सर्किट में रेजिस्टेंस जो है वोल्टेज ड्रॉप करते हैं, तो इस सर्किट के डिफरेंट पॉइंट पे अलग अलग भागों में वोल्टेज की वैल्यू अलग अलग होती है। तो ये एक इसकी ड्रॉबैक है, मतलब सभी इक्विपमेंट्स के अक्रॉस वोल्टेज एक समान नहीं होती है, ठीक है। लेकिन इस मेथड का यूज हम काय के लिए कर सकते हैं, अलग अलग वैल्यू की वोल्टेज प्राप्त करने के लिए, वोल्टेज डिवाइड करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। यदि आपके पास में एक 100 वोल्ट का सोर्स है और आपके जो इक्विपमेंट्स हैं उनको 100 वोल्ट से कम वोल्टेज चाहिए, तो उस समय रेजिस्टेंस को इस प्रकार से कनेक्ट कर सकते हो। और रेजिस्टेंस को कनेक्ट करके यदि मान लीजिए किसी इक्विपमेंट को 50 वोल्ट चाहिए, ठीक है, तो उस इक्विपमेंट्स के एक पॉइंट को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। मान लीजिए कोई लैंप है और इस लैंप को इस प्रकार से कनेक्ट कर देते हैं, तो इस लैंप को अब यहाँ पे कितनी वोल्ट मिलेगी, 50 वोल्ट। लेकिन हम चाहते थे इसको 80 वोल्ट मिले, 80 वोल्ट मिले, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, तो इस लैंप को मिलेगी अब 80 वोल्ट। यदि हम चाहते हैं कि इस लैंप को यहाँ पे मिले 100 वोल्ट, तो इसके लिए हम इस लैंप को कनेक्ट कर देंगे इस पॉइंट पे। तो इस लैंप को अलग अलग वोल्टेज देने के लिए भी हम इस प्रकार से वोल्टेज को डिवाइड करके यहाँ पे सीरीज सर्किट का यूज कर सकते हैं। तो सीरीज सर्किट वोल्टेज डिवाइडर मेथड्स के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है, सबको समझ में आया। अब इसके बाद में यहाँ पे इसके एक दो छोटे न्यूमेरिकल्स देखेंगे, बाकी न्यूमेरिकल्स आगे किसी दूसरे वीडियोस में देखेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम देखेंगे सीरीज सर्किट में एक सिंपल न्यूमेरिकल। तो ये जो न्यूमेरिकल है
इसमें अप्लाइड वोल्टेज है 24 वोल्ट, रेजिस्टेंस R1 2 ओम, R2 4 ओम एंड R3 6 ओम का रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस R, सर्किट की टोटल करंट I और वोल्टेज ड्रॉप V1, V2 एंड V3, यानी इन तीनों रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप को कैलकुलेट करना है। तो वीडियो को पॉज करके इसको कैलकुलेट करिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे यदि हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो रेजिस्टेंस सीरीज में सीधे जुड़ जाता है, 2 प्लस 4 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 12 ओम। इस सर्किट की यदि करंट कैलकुलेट करनी है तो ओम्स लॉ I इज इक्वल टू V बाई R। तो वोल्टेज है यहाँ पे 24, टोटल रेजिस्टेंस है 12, तो सर्किट की टोटल करंट होगी यहाँ पे 2 एम्पियर, मतलब यहां से फ्लो होगी 2 एम्पियर। अब ये 2 एम्पियर इन सभी रेजिस्टेंस से फ्लो होगी। तो यदि हमको वोल्टेज ड्रॉप निकालना है तो ओम्स लॉ V1 की वैल्यू होगी करंट IR1, V2 की वैल्यू होगी करंट IR2 और V3 की वैल्यू होगी IR3। तो यदि देखें सभी में करंट 2 एम्पियर है, रेजिस्टेंस है फर्स्ट 2 ओम, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा 4 वोल्ट। सेकंड रेजिस्टेंस है 4 ओम, तो रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप होगा 8 वोल्ट। और थर्ड रेजिस्टेंस है 6 ओम, तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा 12 वोल्ट। अब यदि इन सब का सम करें तो ये आएगा 24 वोल्ट, जो कि अप्लाइड वोल्टेज होगा V। तो अप्लाइड वोल्टेज जो होता है V, वो किसके इक्वल है, यहाँ पे इन सभी वोल्टेज ड्रॉप के सम के इक्वल होगा, ठीक है। दूसरा कि यदि आपको पूछा जाए कि वोल्टेज डिवाइडर मेथड किस सर्किट में यूज करते हैं, तो वोल्टेज डिवाइडर मेथड का यूज इस सीरीज सर्किट में ही किया जाता है। तो वोल्टेज डिवाइडर मेथड का यूज काहे के लिए करते हैं, तो जो वोल्टेज अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट की, इसी वोल्टेज को कैलकुलेट करने के लिए वोल्टेज डिवाइडर मेथड का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे है वोल्टेज डिवाइडर मेथड। तो इस मेथड के द्वारा किसी भी रेजिस्टेंस में, सीरीज सर्किट के किसी भी रेजिस्टेंस में वोल्टेज को कैलकुलेट करेंगे। यदि आपको V1 कैलकुलेट करनी है तो V1 कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले लेनी पड़ेगी आपको सर्किट की टोटल वोल्टेज है V। अब ये किस में ड्रॉप हो रही है, तो रेजिस्टेंस R1 में, तो R1 लेना होगा और इसको सर्किट के टोटल रेजिस्टेंस यानी कि R1 प्लस R2 प्लस R3 से डिवाइड करना होगा। यदि आपको V2 कैलकुलेट करना है तो टोटल वोल्टेज है V, अप्लाइड वोल्टेज है V और R2 में ड्रॉप होगी, ठीक है। तो ये R1 प्लस R2 प्लस R3 से इसको डिवाइड कर दोगे। V3 कैलकुलेट करना है, अप्लाइड वोल्टेज है V, R3 में ड्रॉप होगा, तो इसको भी R1 R2 R3 से डिवाइड कर देंगे। तो ये देखें कि यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज है 24 वोल्ट, R1 में जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू है 2 ओम और सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो है 12। तो यदि इस कंडीशन में देखें कि यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगी 4 वोल्ट और हमने भी कैलकुलेट किया था उसमें भी 4 वोल्ट आई थी। तो यहाँ पे सीरीज सर्किट में वोल्टेज डिवाइडर मेथड का यूज करके रेजिस्टेंस में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।